गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इन इंटीग्रेशंस का क्या यूज हो सकता है उनमें से एक यूज़ पढ़ेंगे। और जैसा कि हमने आपको इंटीग्रेशन शुरू करते समय बताया था कि इंटीग्रेशन का जो सबसे बड़ा यूज़ है वो है इर्रेगुलर शेप्स का एरिया फाइंड करना। रेगुलर शेप्स के एरियाज हम ज्योमेट्री की हेल्प से फाइंड कर लेते हैं, लेकिन जो इर्रेगुलर शेप्स हैं उनका एरिया अगर हमें फाउंड करना है तो इसके लिए हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें कोई कर्व y = fx दिया जाता है तो हम y = fx x एक्सिस और किन्हीं भी दो वैल्यूज जो x की हों उनके बीच का बाउंडेड एरिया फाइंड कर सकते हैं लिमिट एज ए सम से। आपने वो तरीका पढ़ा था। अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया फाइंड कर पाएंगे। वो कैसे कर सकते हैं कि इसके लिए अगर मुझे y = fx कर्व दिया हुआ है, x = a और x = b के बीच में मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेता हूं जिसकी विड्थ हम रखते हैं dx। अगर मैं ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना लूं और उन सब का मैं सम कर लूं तो इस तरह से हम पूरे इस y = fx और x एक्सिस के बीच के एरिया को फाइंड कर लेंगे, x = a और x = b के बीच में। तो अगर ये जो हाइट हम ले रहे हैं, ये हाइट अगर हम y ले लें तो PQRS अगर हम इसका नाम दे दें तो ये PQRS रेक्टेंगल का जो एरिया होगा y × dx होगा। ये एक स्मॉल एरिया होगा क्योंकि हमने dx बहुत छोटा लिया है। अगर इस एरिया को मैं dA से डिनोट कर दूं तो dA होगा y × dx। तो ऐसी मैं छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनाता जाऊंगा और इनके एरियाज हम फाइंड कर लेंगे और उनका अगर हम सम कर लेते हैं तो हम पूरे इस कर्व के और x एक्सिस के बीच का बाउंड एरिया निकाल लेंगे। तो इसको इंटीग्रेट अगर हम कर दें तो पूरा एरिया हमें मिल जाएगा। तो dA का इंटीग्रेशन होगा y × dx के इंटीग्रेशन के बराबर, लिमिट होगी a से b के बीच। तो इस तरह से मैं एरिया फाइंड कर लूँगा। तो एरिया फाइंड करने के लिए जो भी कर्व हमें दिया जाता है y = fx करके, तो उसका अगर हम इंटीग्रेशन कर लें a से b के बीच में और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर लें तो वो एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। ये हमने जनरल एक सिचुएशन ली थी जहां पर जो कर्व था वो पूरा x एक्सिस से ऊपर ही था। सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि कर्व पार्टली नीचे चला जाए x एक्सिस से। आप इस तरह की सिचुएशन भी देख सकते हैं कि मान लो ऐसा कोई कर्व है और हमें यहाँ x = a और x = b के बीच का एरिया फाइंड करना है और ये जो कर्व है y = fx ये पूरा x एक्सिस के नीचे लाई करता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो एरिया फाइंड करने का तरीका होगा वहां पर आपको fx ये या y आप कह दें, y का इंटीग्रेशन करेंगे बिटवीन द लिमिट्स a एंड b, लेकिन आप उसका मॉडुलस फाइंड कर लें। न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव भी अगर आ जाती है तो भी आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे। अगर
कर्व ऐसा है कि पार्टली ऊपर भी है और पार्टली नीचे भी है, कुछ हिस्सा ऊपर है कुछ हिस्सा नीचे है। y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है और मैं x इक्वल टू a और x इक्वल टू c के बीच का बाउंड एरिया फाइंड करना चाहता हूं। ये x इक्वल टू b है। तो ये शेडेड एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो यहाँ जो एरिया होगा उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहला हिस्सा होगा y इंटू डी एक्स, लिमिट यूज करेंगे a से b, प्लस दूसरा हिस्सा b से c के बीच में होगा, y dx होगा। लेकिन फिर बात आती है कि आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, जो भी ये वैल्यू आएगी आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और फिर इन दोनों को ऐड कर दें। तो ये तो था अगर कर्व और एक्स एक्सिस से बाउंड एरिया हमें फाउंड करना हो। अगर हमें कर्व के और वाई एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करना हो तो वो भी हम इसी तरह से कर पाएंगे। अगर आपको कभी ये कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स और आपको इस कर्व से और y एक्सिस से और इन दो वैल्यूज हम इनको मान लेते हैं y इक्वल टू a और y इक्वल टू b कह रहे हैं। तो ये एरिया हम फाइंड करना चाहते हैं जो हमने शेड किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया उस समय होगा x इंटू डी वाई और y की जो लिमिट्स हैं लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये जो रिलेशन होगा y इक्वल टू एफ एक्स, इसी से आप x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर लेंगे और उसके बाद में एरिया फाइंड कर लेंगे। अब किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम एक्सरसाइज से प्रॉब्लम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 से हम ये प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं। 11th क्लास में इससे पहले हमने कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स के बारे में पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा था। तो वो सारी बातें हम उम्मीद रखते हैं आपको याद होंगी और बीच बीच में हम आपको याद भी दिलाते रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि हमें एरिया रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 और y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में जो एरिया है आप ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एक अपवर्ड पैराबोला है, y इक्वल टू 2 एक लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, y इक्वल टू 4 दूसरी लाइन है, ये भी x एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस से बाउंड एरिया फाइंड करना है जो पहले क्वाड्रेंट में होगा। तो इसके लिए अब हम इसको पहले स्केच कर लेते हैं रफली। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एक अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 0 0 पर है। तो इस तरीके का ये बनता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ओरिजिन पर इसका वर्टेक्स है। y इक्वल टू 2 एक लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल मिलेगी। y इक्वल टू 4 ये भी एक लाइन है जो भी x एक्सिस के पैरेलल है। तो अब जो हमें एरिया फाइंड करना है वो हम देख लें। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y ये कर्व है, y इक्वल टू 2 ये लाइन है, y इक्वल टू 4 दूसरी लाइन है और y एक्सिस, यानी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ही फाइंड करना है। ये एरिया आपको फाइंड करना है। इस पर आप नंबरिंग कर सकते हैं A, B, C, D। तो रिक्वायर्ड एरिया यहां पर है A, B, C, D, A। और ये कितना होगा, क्योंकि इस बार हम जो एरिया फाइंड कर रहे हैं वो y एक्सिस से बाउंड है, तो इसलिए एरिया होगा
x इंटू डी वाई, लिमिट हम यूज करेंगे 2 से 4, क्योंकि y की जो मिनिमम वैल्यू यहाँ इस एरिया के लिए है वो y इक्वल टू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू y इक्वल टू 4 है। अब x की वैल्यू हम इस रिलेशन से फाइंड करेंगे, x स्क्वायर की वैल्यू 4 इंटू वाई है, तो यहाँ पर x जो होगा वो 2 इंटू रूट वाई होगा। लिमिट जो यूज करेंगे वो 2 से 4 यूज करेंगे। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, रूट वाई का इंटीग्रेशन y पर पावर 3/2, डिवाइड भी हम इसको 3/2 से ही करेंगे, लिमिट यूज करेंगे 2 से 4, तो 4/3। अब 4 जब यूज करेंगे y के लिए तो हमें मिलेगा 4 पर 3/2 माइनस 2 पर 3/2। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 पर 3/2 पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, 4 को लिख सकते हैं 2 पर 2, पावर होगी 3/2, यानी 2 पर 3 ये हो जाएगा 8 माइनस 2 की पावर 3/2 है, तो आप इसे 2√2 भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेने के बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8/3 और 4 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से आप किसी भी दिए हुए कर्व और y एक्सिस के बीच का बाउंड एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। अब उसके बाद में जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं ये एलिप्स का एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 4 है। फोर्थ जो प्रॉब्लम है हमारी कि हमें इस एलिप्स का एरिया फाइंड करना है, x² + 16 + y² 9 इक्वल टू 1 का। आप लोगों ने 11th क्लास में एलिप्स के बारे में पढ़ा था, एक बार हम आपको याद दिला दें कि अगर किसी एलिप्स की हम बात करें तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन x² / a² + y² / b² इक्वल टू 1 होती है। यहाँ पर जो मेजर एक्सिस की लेंथ है और वो किसके अलोंग है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि x² और y² में से कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसके नीचे लिखा हुआ कांस्टेंट बड़ा है। यहाँ पर x² के नीचे लिखा हुआ कांस्टेंट बड़ा है, इसलिए ये एक ऐसा एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलोंग है। ये स्टैंडर्ड एलिप्स है, इसलिए इसका सेंटर ओरिजिन पर है, तो हम इसको मेंशन भी कर देते हैं, इट इज एन एलिप्स with center 0 0 and जिसका मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलोंग है। मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलोंग है, तो इसलिए जब हम इसको ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरीके का फिगर ये बनता है। लेंथ इसकी x एक्सिस के अलोंग ज़्यादा होगी, ओरिजिन पर इसका सेंटर है और हमें इसका पूरे का एरिया फाइंड करना है। हम इसके लिए इसकी नंबरिंग कर लेते हैं A B C D O। तो रिक्वायर्ड एरिया यहां पर पूरा एलिप्स है, A B C D A। लेकिन आप जब एलिप्स को देख रहे हैं ये एक ऐसा एलिप्स है जो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के अलोंग सिमेट्रिक है, यानी जितना एरिया इस एलिप्स का x एक्सिस से ऊपर है उतना ही एरिया इसका x एक्सिस से नीचे होता है। इसी तरह से जितना एरिया इसका y एक्सिस के राइट साइड में है उतना ही एरिया y एक्सिस के लेफ्ट साइड में भी है।
तो इसलिए हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है उसको फाइंड करते हैं और उसका हम 4 टाइम एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो ये होगा 4 टाइम ऑफ BAOB और ये बराबर होगा 4 टाइम ऑफ YDX। लिमिट जो यूज करेंगे वो 0 से A की लिमिट हो, क्योंकि आप जानते हैं एलिप्स में जो वर्टिसेस होते हैं प्लस माइनस A0 होते हैं, तो इसलिए A के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो A0 होगा। अब y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इक्वेशन है हमारी x² / 16 + y² / 9 = 1। यहां से हम लिख सकते हैं कि y² / 9 1 - x² / 16 के इक्वल है। आप इसको सॉल्व करेंगे, 16 आप एलसीएम लेंगे तो 16 - x² मिलेगा। ये y² / 9 की वैल्यू है, तो y² की वैल्यू होगी 9/16 × 16 - x²। लेकिन क्योंकि हमें वैल्यू y की चाहिए, तो y की जो वैल्यू है वो 3/4 और √16 - x²। तो यानी y को हम लिख सकते हैं 3/4 और इंटीग्रेशन ऑफ 16 - x² का इंटीग्रेशन। क्योंकि अब एक बार फिर हम याद दिला दें, हमने बताया था कि वर्टेक्स A0 होता है और A की वैल्यू यहां पर 4 है, तो A के कोऑर्डिनेट्स 4 0 होंगे। इस केस में अगर हम जनरल फॉर्म लेते तो हम लिखते A0, तो यानी लिमिट हमारी 0 से 4 हो गई। अब मुझे 16 - x² का इंटीग्रेशन करना है। तो एक बार फिर हम याद करें कि √A² - x² जैसी ये फॉर्म है, और √A² - x² का इंटीग्रेशन हम एक बार याद कर लेते हैं कि √A² - x² का इंटीग्रेशन होता है x/2 × √A² - x² प्लस A²/2 sin इनवर्स x/a। तो यहां पर हमारा जो इंटीग्रेशन होगा, जो एरिया है, वो होगा 3 टाइम्स ऑफ x/2 √16 - x²। A² का मीनिंग यहां 16 है, 16 को आप 2 से डिवाइड कर दें, साइन इनवर्स x/a यानी 4। लिमिट अब यूज कर लेते हैं 0 से 4। पहले हम इस एक्सप्रेशन में अपर लिमिट यूज करें। अपर लिमिट जब हम यूज करेंगे तो एरिया हमें मिलेगा 3 × 2। अब जब आप x के लिए 4 यूज करेंगे तो 4/2 × 16 - 4 का स्क्वायर यानी 16 ही होगा, और 16 - 16 0 हो जाएगा, यानी पहली टर्म है 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 4/4 यानी कि 1। ये अपर लिमिट हमने यूज कर ली। उसके बाद हम यूज करेंगे लोअर लिमिट। जब आप x के लिए 0 यूज करेंगे तो 0 × एनी नंबर दैट विल बी 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 0/4 यानी कि 0 हो जाए। तो हमारे पास बचता है 3 × 8 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 0 0 ही होता है। 24 × साइन इनवर्स 1 हमारी वैल्यू आती है। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होगी, यानी 12 π² यूनिट्स। ये इस एलिप्स का एरिया हो जाएगा। आप किसी भी एलिप्स का एरिया जनरल फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई एलिप्स x² / a² + y² / b² = 1 की फॉर्म में लिखा जाता है तो उसका एरिया π × a × b होता है। तो यहाँ पर a 4 है और b 3 है, तो 4 × 3 × π यानी
12 पाई ही इसका एरिया होना चाहिए था थ्योरेटिकली, वो हमने फाइंड कर लिया है। तो आप इनको टैली भी कर सकते हैं कि जो हमने एरिया फाइंड करा है उसमें कोई गलती तो नहीं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 2-3 प्रॉब्लम ली हैं। ये प्रॉब्लम्स आप स्वयं करके देखें, आप एग्जाम्पल्स को करके देखें। इसी प्रकार की और प्रॉब्लम्स के साथ हम अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।